तो गाइस फाइनली इस वीक का डायनामाइट शो हो चुका है खत्म और आज इस वीडियो के अंदर हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं और हम जानेंगे कि इस वीक के डायनामाइट शो पर क्या क्या हुआ और हमें शो पर कौन कौन सी देखने को मिली है। क्योंकि गाइस सच में इस वीक का डायनामाइट शो AEW का एक काफी जबरदस्त डायनामाइट शो रहा है, जो कि AEW के ऑल इन पेपर व्यू का गो होम एडिशन डायनामाइट शो था। इसीलिए शो पर क्या क्या हुआ ये जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक जरूर देखना और ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर अगर आप AEW का कंटेंट इंग्लिश के अंदर देखना पसंद करते हैं तो ऊपर आए लिंक के ऊपर क्लिक कर या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के ऊपर क्लिक कर हमारे इंग्लिश चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं और करते हैं इस वीक हुए डायनामाइट शो का रिव्यू। तो गाइस इस वीक के डायनामाइट शो की शुरुआत मर्सिडीज मोने ने की, जहां पर वो अपने ऑल इन पेपर व्यू के मैच से पहले यहां पर एक आखिरी बार टोनी स्टॉर्म के साथ फेस टू फेस आने वाली थी और यहां पर आकर बातें करते हुए मर्सिडीज मोने ने सबसे पहले टोनी स्टॉर्म को कॉल आउट किया, जहां पर टोनी स्टॉर्म टाइटनट्रॉन स्क्रीन पर आए। पर मर्सिडीज मोने ने कहा कि वो यहाँ पर टाइम पास करने के लिए नहीं आई और उन्हें मीट करना है, तो वो फेस टू फेस आए। और इसके बाद टोनी स्टॉर्म यहाँ पर रिंग के अंदर आ गए, जहाँ पर टोनी स्टॉर्म एक शैंपेन की बोतल भी लाई थी और यहाँ पर उसी शैंपेन को निकालकर सेलिब्रेट करते हुए मर्सिडीज मोने ने टोस्ट के अंदर कहा कि मर्सिडीज मोने ये टोस्ट अपने लिए करने वाली है क्योंकि वो काफी जल्द ही AEW विमेंस वर्ल्ड चैंपियन बनने वाली है। पर जवाब देते हुए टोनी स्टॉर्म ने कहा कि देखने से ही समझ आता है कि मर्सिडीज मोने कितनी फेक है, कि मर्सिडीज मोने अपने कैच फ्रेज के सिवा कुछ नहीं है। और ये कहकर उन्होंने मर्सिडीज मोने की इंसल्ट कर दी और आगे कहा कि मर्सिडीज मोने के पास 7 चैंपियनशिप्स है, लेकिन ये सब चैंपियनशिप्स मर्सिडीज मोने एक मास्क की तरह इस्तेमाल करती है क्योंकि मास्क के पीछे कोई और ही है। और मर्सिडीज मोने को किससे डर लगता है, जो सवाल टोनी स्टॉर्म ने पूछा। पर यहाँ पर जवाब देते हुए मर्सिडीज मोने ने कहा कि मर्सिडीज मोने को किसी से डर नहीं लगता और मर्सिडीज मोने ऐसे ही 7 चैंपियनशिप्स नहीं जीती है। मर्सिडीज मोने एक रन ऑफ अ लाइफ टाइम के ऊपर है और ये रन टोनी स्टॉर्म में नहीं तोड़ सकती। जिसका जवाब देते हुए टोनी स्टॉर्म ने कहा कि मर्सिडीज मोने काफी बड़ी बातें कहती है, लेकिन एक दिन मर्सिडीज मोने को रियलाइज होगा कि मर्सिडीज मोने एक आम जिंदगी से डरती है, लेकिन टोनी स्टॉर्म एक आम मौत से डरती है। और ये जो टोनी स्टॉर्म के हाथ के अंदर है वो एक ऐसी चैंपियनशिप है जो कि मर्सिडीज मोने कभी भी जीत नहीं पाएंगी। जो बातें टोनी स्टॉर्म ने कही और जवाब देते हुए मर्सिडीज मोने ने कहा कि ये सब चीजें वो ऑल इन पेपर व्यू के अंदर देख लेंगी और ये कहकर दोनों ने यहाँ पर टोस्ट किया। पर टोनी स्टॉर्म ने जवाब देते हुए कहा कि ईट शिट। और यहाँ पर मर्सिडीज मोने टोनी स्टॉर्म पर अटैक करने के लिए जा रही थी, लेकिन टोनी ने रिवर्स कर दिया। पर मर्सिडीज मोने किस तरीके से यहाँ पर बचकर भाग पाई, तो देखने के लिए मजा आएगा कि अब ऑल इन पेपर व्यू पर क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर देखने में लग रहा है कि टोनी स्टॉर्म अब मर्सिडीज मोने से नहीं डर रही। लेकिन इसके बाद हमें शो पर जॉन मॉक्सली का एक बैकस्टेज सेगमेंट देखने को मिला, जहाँ पर बात करते हुए जॉन मॉक्सली ने कहा कि हैंगमैन पेज ने अपने वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच के अंदर एक टेक्सास डेथ ये स्टिपुलेशन ऐड कर ली है। लेकिन अगर हैंगमैन पेज को लगता है कि हैंगमैन पेज स्टिपुलेशन के साथ मॉक्सली को हरा पाएंगे क्योंकि उन्होंने पहले भी हराया था, तो ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि तब में और अब में काफी डिफरेंस है। अब जॉन मॉक्सली वर्ल्ड चैंपियन है और हैंगमैन पेज न सिर्फ वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए बल्कि लोगों के एक्सपेक्टेशन पर खरा उतरने के लिए भी लड़ने वाले हैं और हैंगमैन पेज ऐसा प्रेशर हैंडल नहीं कर पाएंगे। और जॉन मॉक्सली चाहते हैं कि ऑल इन पेपर व्यू के ऊपर हैंगमैन पेज अपनी पूरी जी जान लगाए, क्योंकि हैंगमैन पेज को मॉक्सली को हराने का सिर्फ एक ही मौका मिलने वाला है। जो बातें यहाँ पर जॉन मॉक्सली ने कही, जिसके बाद हमें शो पर यंग बक्स अपने लेमोजिन के अंदर आते हुए दिखाई दिए, जो कि शो के लिए काफी लेट आए थे। और आप देख सकते हैं कि यंग बक्स किस तरीके से EVP होने का फायदा उठा रहे हैं। लेकिन इसके बाद आगे हमें शो पर ब्रॉडी किंग और बैंडिटो एक टैग टीम मैच के अंदर कनुस्के तकेत्सा और कायल फ्लेचर को फेस करते हुए दिखाई दिए। और गाइस इस मैच की शुरुआत ब्रॉडी किंग और कनुस्के तकेत्सा इन दोनों ने अपने पावरफुल हिट्स से की, जहाँ पर इन दोनों को इस मैच के अंदर रसल करता हुआ देख काफी मजा आ रहा था। और हमें कायल फ्लेचर की तरफ से भी अच्छे खासे मूव्स देखने को मिले, जिसके बीच हमें ना सिर्फ बैंडिटो बल्कि फ्लाइंग ब्रॉडी किंग भी देखने को मिले। और इस मैच का मोमेंटम मोस्टली ब्रॉडी किंग की टीम के पास था, लेकिन कायल फ्लेचर ने किस तरीके से इस मैच के अंदर अपना कमबैक किया और यहाँ पर दोनों कायल फ्लेचर और तकेत्सा ने मिलकर बैंडिटो पर अटैक कर उन्हें एक तरीके से न्यूट्रलाइज कर दिया था। पर इस मैच के अंदर एक पॉइंट ऐसा भी आया कि ब्रॉडी किंग ने कायल फ्लेचर को पकड़ लिया था और बैंडिटो यहाँ पर पिन कर ये मैच जीतना चाहते थे, लेकिन जिसके अंदर वो सक्सेस नहीं हुए। और आखिरकार कायल फ्लेचर ने ब्रॉडी किंग को रिंग के बाहर बैरिकेड के पार डाल दिया और यहाँ पर इसी चीज का फायदा उठाकर तकेत्सा ने बैंडिटो पर अपना फिनिश लगाकर उन्हें पिन कर फाइनली अपनी टीम के लिए ये मैच जीत लिया है। तो देखना पड़ेगा कि आगे तकेत्सा के लिए क्या होता है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि प्रोबेबली वो ROH वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए जा सकते हैं। लेकिन इसके बाद हमें शो पर आउटरनर्स का एक बैकस्टेज सेगमेंट देखने को मिला, जहाँ पर बात करते हुए आउटरनर्स ने कहा कि लास्ट टाइम FTR के खिलाफ आउटरनर्स थोड़ा शॉर्ट आए थे, लेकिन उस मैच के अंदर सभी ने आउटरनर्स को देखा था और सबको पता चल चुका है कि आउटरनर्स हारने पर दोबारा ट्राई करने वाले हैं, ना कि गिव अप करने वाले हैं। और रियल आउटरनर्स कौन है ये हमें काफी जल्दी पता चल जाएगा। जो बातें यहाँ पर आउटरनर्स ने कही, तो देखने के लिए मजा आएगा कि रियल आउटरनर्स कौन है। और इसके बाद हमें शो पर रेने पेकेट एक बैकस्टेज इंटरव्यू करती हुई दिखाई दी, जहाँ पर वो पेट्रियार्की और FTR का इंटरव्यू ले रही थी
और यहाँ पर कल होने वाले कोलिजन शो पर अपने टैग टीम मैच के बारे में बात करते हुए पेट्रियार्की ने कहा कि वो चाहते हैं कि FTR उनका साथ दे और अगर FTR पेट्रियार्की को वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस बनने के लिए मदद करती है तो आगे चलते हुए पेट्रियार्की FTR का भी ध्यान रखेंगी। जिसका जवाब देते हुए FTR की तरफ से स्टोकली हैथवे ने कहा कि FTR को किसी मदद की जरूरत नहीं है, पर एक वीक के लिए पेट्रियार्की और FTR एक टैग टीम के अंदर होने वाले हैं, तो पहले देखते हैं कि ये कॉम्बिनेशन काम कर पाता है या नहीं। जो बातें कहकर क्रिश्चियन केज से हाथ मिलाकर स्टोकली हैथवे यहाँ से चले गए तो देखने के लिए मजा आएगा कि क्या ये कॉम्बिनेशन काम करता है या नहीं। लेकिन इसके बाद हमें शो पर रिकोजेट एक 1-on-1 मैच के अंदर क्रिश्चियन ब्लेक को फेस करते हुए दिखाई दिए, जो कि एक लोकल टैलेंट है। पर जैसे इस मैच के अंदर क्रिश्चियन ब्लेक ने परफॉर्मेंस दी है वो परफॉर्मेंस काफी जबरदस्त थी और क्रिश्चियन ब्लेक ने पूरे के पूरे मैच के अंदर रिकोजेट को काफी डोमिनेट किया, जो देखकर एक टाइम के लिए यहाँ पर गेट्स ऑफ एगनी को आकर रिकोजेट की मदद करनी पड़ी और यहाँ पर डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर रिकोजेट इस मैच के अंदर अपना कमबैक कर रहे थे, लेकिन वो भी यहाँ पर इनफ नहीं था। इसी बीच हमें यहाँ पर क्रिश्चियन ब्लेक की तरफ से अच्छे खासे मूव्स भी देखने को मिले, जो देखकर तो मुझे कोफी किंगस्टन की याद आ गई, पर वो काफी देर तक कंटिन्यू नहीं कर पाए और गेट्स ऑफ एगनी ने रेफरी की डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर उन पर अटैक कर दिया और एज अ रिजल्ट रिकोजेट ने क्रिश्चियन ब्लेक पर अपना फिनिश लगाकर उन्हें पिन कर ये मैच जीत लिया है। पर ये मैच खत्म होने के बाद यहाँ पर गेट्स ऑफ एगनी ने आकर क्रिश्चियन ब्लेक पर अपना फिनिशर भी लगा दिया और यहाँ पर गेट्स ऑफ एगनी और रिकोजेट ये काफी तगड़े दिखाई दे रहे हैं। देखना पड़ेगा कि आगे चलती उनकी एक टीम बनती है या नहीं। लेकिन इसके बाद हमें शो पर रेने पिकेट हर्ट सिंडिकेट का इंटरव्यू लेते हुए दिखाई दी और यहाँ पर बात करते हुए MJF मार्क ब्रिस्को के साथ होने वाले अपने टॉकिंग सेगमेंट के बारे में बात कर रहे थे और कह रहे थे कि इस वीक रिंग के अंदर MJF मार्क ब्रिस्को को डिस्ट्रॉय करके रखने वाले हैं। लेकिन इतने में यहाँ पर बात करते हुए MVP ने कहा कि इंटरव्यू आगे कंटिन्यू करने से पहले वो जाकर अपने टैग टीम चैंपियनशिप लाना चाहते हैं और एक कहकर वो टैग टीम चैंपियनशिप लाने के लिए चले गए और इंटरव्यू कंटिन्यू हो ही रहा था। कितने में MJF ने आवाज सुनी और जब MJF ने जाकर देखा तब उन्हें पता चला कि यहाँ पर जेट स्पीड ने हर्ट सिंडिकेट के टैग टीम चैंपियनशिप चुरा लिए हैं और बोर्ड पर मैसेज भी छोड़ा है कि अगर दम है तो आकर टैग टीम चैंपियनशिप ले जा सकते हैं। और ये सुनकर यहाँ पर MVP और बॉबी लैशली और शेल्टन बेंजामिन टैग टीम चैंपियनशिप लाने के लिए गए और ये देखकर MJF काफी वरीड दिखाई दे रहे थे क्योंकि MJF अब अकेले मार्क ब्रिस्को के साथ टॉक सेगमेंट के अंदर जाने वाले थे। जिसके बाद हमें शो पर केनी ओमेगा और ओकाडा के मैच के लिए एक हाइप वीडियो देखने को मिला, जहां पर बात करते हुए ओमेगा कह रहे थे कि ओमेगा ने कभी नहीं सोचा था कि 7 साल बाद उन्हें फिर एक बार ओकाडा को फेस करना पड़ेगा, पर जिंदगी ऐसे ही चैलेंजेस देती है जिन्हें कि ओमेगा ओवरकम करना जानते हैं और ओमेगा इसे भी ओवरकम कर लेंगे, जो बात यहाँ पर ओमेगा ने कही। लेकिन इसके बाद हमें शो पर मार्क ब्रिस्को आते हुए दिखाई दिए क्योंकि आगे उनका MJF के साथ एक टॉक सेगमेंट होने वाला था और यहाँ पर आकर बातें करते हुए MJF ने सबसे पहले मार्क ब्रिस्को की इंसल्ट कर दी और कहा कि मार्क ब्रिस्को एक फार्मर है जिन्हें कि AEW के अंदर रहना ही नहीं चाहिए, वो अपने घर जाकर खेती करते हुए अच्छे दिखते हैं, जो बात यहाँ पर MJF ने कही। और MJF जिस तरीके से मार्क ब्रिस्को को मॉक कर रहे थे वो देखकर हंसी भी आ रही थी। लेकिन मार्क ब्रिस्को ने जवाब देते हुए कहा कि MJF मार्क ब्रिस्को को एक फार्मर कह रहे हैं। इसके अंदर मार्क ब्रिस्को की इंसल्ट नहीं बल्कि तारीफ है, क्योंकि मार्क ब्रिस्को अपना खुद का कमाते हैं और खुद का खाते हैं। लेकिन MJF ने इतना महंगा सूट पहना है, वो इतने $1 मिलियन अर्न करते हैं, लेकिन उनके पास वो करेंसी नहीं है जो कि मार्क ब्रिस्को के पास है, जो कि फैंस का प्यार, लॉयल्टी और फैमिली। और मार्क ब्रिस्को ने कहा कि इसका जवाब देते हुए MJF किसी न किसी तरीके से मार्क ब्रिस्को के डेड ब्रदर यानी कि जे ब्रिस्को को मेंशन करने वाले हैं। पर मार्क ब्रिस्को ने यहाँ पर पहली वार्निंग दे दी कि अगर MJF के मुंह से जे ब्रिस्को का नाम तक आया तो मार्क ब्रिस्को MJF को नहीं छोड़ेंगे। लेकिन जवाब देते हुए MJF ने कहा कि MJF एक्चुअली जे ब्रिस्को को रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि जे ब्रिस्को एक काफी शानदार रेसलर थे। माना कि वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन हेवन के अंदर होने के बाद भी जे ब्रिस्को काफी डिसअपॉइंट होंगे, क्योंकि वहाँ पर बैठकर वो मार्क ब्रिस्को को देख रहे हैं और जे ब्रिस्को को लगता होगा कि उनका भाई जो कि काफी शानदार टैग टीम का हिस्सा था, लेकिन अब सिंगल्स रन के अंदर वो कुछ भी नहीं कर पा रहा। और मार्क ब्रिस्को की हालत देखकर आज अगर जे ब्रिस्को जिंदा होते तो वो यहाँ पर आकर मार्क ब्रिस्को को देखकर कहते कि जिस एक्सीडेंट के अंदर जे ब्रिस्को की जान गई है, तो जे ब्रिस्को होप करते कि उस एक्सीडेंट के अंदर जे ब्रिस्को नहीं बल्कि मार्क ब्रिस्को हो। जो बातें यहाँ पर MJF ने कही और गाइस ये काफी एक्सट्रीम था और ये सुनकर मार्क ब्रिस्को ने MJF पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन तभी MJF को बचाने के लिए यहाँ पर हर्ट सिंडिकेट आ गया। लेकिन यहाँ पर जेट स्पीड ने आकर टैग टीम चैंपियनशिप से हर्ट सिंडिकेट पर अटैक किया और इतने में MJF यहाँ से भाग गए और यहाँ पर जेट स्पीड ने हर्ट सिंडिकेट पर काफी तगड़ा अटैक कर दिया और वो शेल्टन बेंजामिन पर अटैक कर ही रहे थे। कितने में यहाँ पर पेट्रियार्की भी आ गई और क्रिश्चियन केज और निक वेन ने मिलकर बॉबी लैशली के पैर पर एक कॉन्चर्टो भी लगा दिया, जहाँ पर हर्ट सिंडिकेट पहली बार AEW के अंदर इतना हेल्पलेस दिखाई दिया है। तो देखने के लिए मजा आएगा कि अब ऑल इन पे-पर-व्यू के अंदर क्या होता है। लेकिन इसके बाद हमें शो पर AEW के विमेंस डिवीजन से एक फैटल 4-वे मैच देखने को मिला, जो कि विमेंस कैसीनो गॉन्टलेट मैच के अंदर नंबर 2 का स्पॉट डिक्लेयर करने के लिए था। और यहाँ पर टाई कॉन्टी, मेगन ब्रायन, क्वीन अमेनेटा और टकीला एक दूसरे को फेस कर रहे थे और ये मल्टीपर्सन मैच एक काफी शानदार मैच रहा है
और इस मैच के अंदर हर एक विमेन ने अपने तरफ से काफी तगड़ी परफॉर्मेंस दी है। पर मुझे लगता है कि इस पूरे के पूरे मैच के अंदर मेगन ब्रायन ने काफी ज्यादा शाइन किया है, क्योंकि वो इस मैच के अंदर जरा भी मार नहीं खा रही थी और एक के बाद एक काफी तगड़े मूव्स भी लगा रही थी, जहाँ पर एक बार के लिए उन्होंने अपनी ताकत दिखाते हुए टकिया को क्वीन अमेनेटा और टाई कॉन्टी के ऊपर ही फेंक दिया। जिसी बीच हमें यहाँ पर काफी बैक एंड फोर्थ एक्शन भी देखने को मिला। पर जैसे ही इस मैच के क्लोजिंग मोमेंट्स आए, वैसे ही हमने देखा कि रिंग साइड पर एना जे और पेनेलोपी फोर्ड ने एक दूसरे के साथ फाइट करना स्टार्ट कर दिया था और इतने में रिंग के अंदर मेगन ब्रायन ने क्वीन अमेनेटा पर अपना फिनिशर लगाकर उन्हें पिन कर ये मैच जीत लिया। और यहाँ पर मेगन ब्रायन कैसीनो गॉन्टलेट मैच के लिए सेकंड पार्टिसिपेंट बन चुकी है और ये पूरा मैच क्रिस स्टैटलैंडर रिंग साइड पर बैठकर देख रही थी। तो देखने के लिए मजा आएगा कि अब विमेंस कैसीनो बैटल रॉयल मैच के अंदर क्या होता है। लेकिन इस मैच के बाद हमने देखा कि रेंड पैकेट बैकस्टेज में टकीला का इंटरव्यू ले रही थी, लेकिन इतने में ही क्वीन अमेनेटा ने आकर टकीला पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया और यहाँ पर AEW ऑफिशियल्स ने आकर इन दोनों रेसलर्स को सेपरेट कर दिया। पर इतने में मार्क ब्रिस्को इस इंटरव्यू के अंदर आ गए और यहाँ पर आकर बातें करते हुए मार्क ब्रिस्को ने क्या कहा ये तो मुझे भी समझ नहीं आया, लेकिन हम ये समझ पा रहे थे कि मार्क ब्रिस्को काफी हाइप्ड है और प्रोबेबली वो यहाँ पर MJF को ऑल इन पे-per-view के अंदर हराने के बारे में बात कर रहे थे। लेकिन इसके बाद हमें शो पर समोआ जो एक 1-on-1 मैच के अंदर व्हीलर यूथा को फेस करते हुए दिखाई दिए, जहां पर व्हीलर यूथा समोआ जो काफी लाइटली ले रहे थे, लेकिन समोआ जो ने पूरे के पूरे मैच के अंदर व्हीलर यूथा का इतना मजाक उड़ाया और उन पर इतना तगड़ा अटैक कर दिया कि व्हीलर यूथा को देखकर लग रहा था कि वो यहाँ पर रेसल करने के लिए नहीं देख रहे, वो अपने आप को बचाने के लिए देख रहे हैं। लेकिन ऐसे में ही व्हीलर यूथा पर काफी तगड़ा अटैक कर फाइनली समोआ जो ने सबमिशन के सहारे ये मैच जीत लिया। लेकिन समोआ जो के मैच जीतते ही यहाँ पर गेब किड ने आकर समोआ जो पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया, जो कि जॉन मॉक्सली के डेथ राइडर्स का न्यू जापान का पार्ट है। पर यहाँ पर समोआ जो को बचाने के लिए पावर हाउस हॉब्स और शिबाटा आ गए, जिन्हें देखकर ये सब लोग यहाँ से भाग गए। लेकिन यहीं पर टाइम हो चुका था AEW के डायनामाइट शो के मेन इवेंट का, जहाँ पर हमें शिबाटा, पावर हाउस हॉब्स, विल ऑस्प्रे और हैंगमैन पेज एक 8-man टैग टीम मैच के अंदर यंग बक्स, जॉन मॉक्सली और क्लूडियो कैस्नोली को फेस करते हुए दिखाई देने वाले थे। और जैसे ही मैच शुरू हुआ, वैसे इस मैच के अंदर हैंगमैन पेज काफी ज्यादा एनर्जेटिक दिखाई दिए और वो सब पर अटैक कर रहे थे। और यही मोमेंटम आगे विल ऑस्प्रे ने कंटिन्यू किया, जहां पर हमें इस मैच के अंदर एक के बाद एक काफी तगड़े मूव्स देखने को मिले। और ये देखकर एक टाइम के लिए हील टीम ने पूरे के पूरे मैच को डिस्टर्ब करने की कोशिश की, जिसी बीच हमें हैंगमैन पेज की तरफ से एक काफी शानदार मूनसॉल्ट भी देखने को मिली। और ये मैच आगे कंटिन्यू हुआ और जैसे इस मैच के अंदर विल ऑस्प्रे और जॉन मॉक्सली भी एक दूसरे के आमने सामने आए, तो उन्हें भी देखने के लिए काफी मजा आ रहा था और ये भी एक पोटेंशियल मैच बन सकता है। पर हैंगमैन पेज तो इस मैच के अंदर किसी और ही लेवल पर थे और वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। जिसी बीच हमें यहाँ पर पावर हाउस हॉब्स और क्लूडियो के बीच में अपनी ताकत का मुजाहरा देखने को मिला। जिसी बीच यंग बक्स ने इस मैच के अंदर मोमेंटम बनाते हुए हैंगमैन पेज और सब पर सुपर किक पार्टी लगाना स्टार्ट कर दिया। जिसी बीच हमें डेथ राइडर्स पावर हाउस हॉब्स को एक टेबल के थ्रू भी फेंकते हुए दिखाई दिए, जिस वजह से हॉब्स इस मैच से आउट हो गए थे। और ऑस्प्रे और हैंगमैन को साइड में लगाकर रिंग के अंदर जॉन मॉक्सली ने शिबाटा पर अपना चोक होल्ड लगा दिया और सबमिशन के सहारे मॉक्सली की टीम ने यह मैच जीत लिया। पर जैसे ही मॉक्सली ने यह मैच जीता, हैंगमैन पेज रिंग के अंदर आकर मॉक्सली पर अटैक करने लगे, लेकिन यंग बक्स और क्लूडियो ने हैंगमैन पेज को रोक लिया। जितने में जॉन मॉक्सली रिंग के नीचे से स्टील चेन लेकर रिंग के अंदर आ रहे थे, इतने में ऑस्प्रे ने हैंगमैन पेज को बचाने की कोशिश की, लेकिन वो भी नंबर्स गेम के सामने कुछ नहीं कर पाए। और अब सरप्राइजिंगली यहाँ पर यंग बक्स प्लास्टिक बैग्स लेकर हैंगमैन और विल ऑस्प्रे को चोक करना चाहते थे, लेकिन इससे पहले कोई कर पाते टाइटनट्रॉन स्क्रीन पर स्वर्व स्ट्रिकलैंड आ गए। और यहाँ पर आकर बातें करते हुए स्वर्व ने कहा कि स्वर्व को लाइफ के अंदर हर बार यही सिखाया गया है कि उन्हें एक चूज करना होता है, पीस या फिर हेट। पर पीस का मतलब होता है कंट्रोल, और यहाँ पर यंग बक्स ने पिछले 1 साल के अंदर स्वर्व को सिर्फ कंट्रोल ही किया है। लेकिन हेट का मतलब होता है वेंजेंस, यानी कि बदला, जो कि अब स्वर्व लेने वाले हैं। और एक कहकर गाइस यहाँ पर स्वर्व स्ट्रिकलैंड ने एक क्रेन के अंदर बैठकर उस क्रेन के सहारे यंग बक्स की लिमोजिनी फोड़ दी, जो कि इस वीक के डायनामाइट शो का एक काफी शानदार सेगमेंट रहा। और ये देखकर यंग बक्स अपनी लेमो बचाने के लिए यहाँ से बैकस्टेज भाग गए। लेकिन इतने में रिंग के अंदर हैंगमैन पेज मॉक्सली पर अपना फिनिशर लगाने के लिए जा रहे थे, लेकिन क्लूडियो बीच में आ गए और फिनिशर क्लूडियो पर लग गया। और यहाँ पर मॉक्सली और हैंगमैन फाइनली एक दूसरे के आमने सामने आ चुके थे, जहाँ पर ऑस्प्रे ने हैंगमैन के हाथ के अंदर चेन भी फेंक दी, जिसका सिग्निफिकेंस क्या है ये मैं आपको अगली वीडियो के अंदर बताऊंगा। लेकिन इससे पहले कि दोनों एक दूसरे के ऊपर जाते, मरना शेफर्ड ने जॉन मॉक्सली को रिंग के बाहर खींच लिया और जॉन मॉक्सली यहाँ से चले गए। लेकिन इतनी देर में हमने देखा कि यहाँ पर यंग बक्स पार्किंग लॉट के अंदर पहुंच चुके थे, लेकिन तब तक स्वर्व वहाँ से जा चुके थे, लेकिन प्रिंस नाना वही थे। और यहाँ पर यंग बक्स प्रिंस नाना की तरफ देख रहे थे कि तभी पीछे से स्वर्व ने आकर एक फ्लोर क्लिप के ऊपर से यंग बक्स पर अपना फिनिशर स्वर्व स्टॉम्प लगा दिया और वो भी रिंग की तरफ आ गए। और हमें काफी शानदार आइकॉनिक आउटरो सेगमेंट के साथ इस वीक का डायनामाइट शो ऑफ एयर जाता हुआ दिखाई दिया, जहां पर हमें काफी सारे राइवलरीज कंट्रोल होते हुए दिखाई दी है। तो अब देखने के लिए मजा आएगा कि ऑल इन पे-per-view के ऊपर क्या होता है। पर आप ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more.
And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?